बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो के अंदर हम जनरल फार्माकोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करने वाले हैं और जो बुक हम यूज़ करने वाले हैं ये एक स्पेशलाइज्ड नोट्स हैं यू असेंबली पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन हम यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को रिवाइज करेंगे जनरल फार्माकोलॉजी के। तो अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर देना ताकि आपको ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो जनरल फार्माकोलॉजी के पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ को पढ़ लेते हैं। इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ को जनरल फार्माकोलॉजी के अंदर आपने क्या क्या पढ़ना होता है। आपने जनरल फार्माकोलॉजी के अंदर फार्माकोकाइनेटिक्स पढ़नी होती है, फार्माकोडायनामिक्स पढ़नी होती है, फार्माकोजिनोमिक्स पढ़नी होती है, ड्रग का मेटाबॉलिज्म पढ़ना होता है, कुछ इंट्रोडक्शन वाली चीज़ें पढ़नी होती है। तो कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी का आपको पता होना चाहिए। एफिनिटी क्या होती है, इंट्रिंसिक एक्टिविटी क्या होती है, एगोनिस्ट क्या होते हैं, एंटागोनिस्ट क्या होती है, पार्शियल एगोनिस्ट क्या होती है, इनवर्स एगोनिस्ट क्या होते हैं। एफिनिटी होती है क्या? एफिनिटी किसी भी ड्रग की एबिलिटी होती है जिसके ज़रिए वो किसी रिसेप्टर के साथ कंबाइन कर देती है। द एबिलिटी ऑफ द ड्रग टू कंबाइन विद द रिसेप्टर। तो यहाँ पर जो की वर्ड है वो कंबाइन है, ठीक। लेकिन जो इंट्रिंसिक एक्टिविटी है जिसको हम कहते हैं एफिकेसी, तो इंट्रिंसिक एक्टिविटी और एफिनिटी में क्या फ़र्क होता है? फ़र्क होता है एक वर्ड का, कंबाइन और एक्टिवेट। किसी भी ड्रग की वो एबिलिटी जिसके ज़रिए वो रिसेप्टर के साथ कंबाइन करती है तो उसको एफिनिटी बोलते हैं, और किसी भी ड्रग की वो एबिलिटी जिसके ज़रिए वो रिसेप्टर को एक्टिवेट करती है तो उसको इंट्रिंसिक एक्टिविटी या उसको एफिकेसी बोलते हैं। एगोनिस्ट के पास एफिनिटी भी होती है और एगोनिस्ट के बाद स्पेसिफिकली फुल एगोनिस्ट के पास मैक्सिमल एफिकेसी होती है। ओके। जो एगोनिस्ट और पार्शियल एगोनिस्ट, इसमें फ़र्क ये होता है कि एगोनिस्ट और पार्शियल एगोनिस्ट इन दोनों के पास एफिनिटी होती है, लेकिन जो पार्शियल एगोनिस्ट है इसकी एफिकेसी या जो एबिलिटी टू एक्टिवेट रिसेप्टर या मैक्सिमम इफेक्ट वो रिलेटिवली कम होता है। सब मैक्सिमल एफिकेसी होती है। सब मैक्सिमल एफिकेसी पार्शियल एगोनिस्ट को और मैक्सिमल एफिकेसी एगोनिस्ट को शो करती है। अब यहाँ पर एंटागोनिस्ट और इनवर्स एगोनिस्ट, इसके दरमियान में आपको फ़र्क होना चाहिए। इन सब के पास एफिनिटी तो होती है, लेकिन जो इनवर्स एगोनिस्ट हैं ये एफिकेसी को अपोजिट कर देती है। फॉर एग्जांपल अगर थोड़ा बहुत रिसेप्टर एक्टिवेट था, सपोज 20% एक्टिवेट था, तो एफिकेसी क्या, जो इनवर्स एगोनिस्ट होगा ये 20% से उसको 10% या 5% तक ले जाएगा, तो ये इनवर्स एगोनिस्ट है। लेकिन जो एंटागोनिस्ट होगा वो करेगा क्या, उसके पास कोई एफिकेसी नहीं होगी। अगर रिसेप्टर पहले 20% एक्टिव था, बाद में भी 20% एक्टिव होगा एंटागोनिस्ट के बाइंड करने के बाद। हाँ, ये होगा कि एंटागोनिस्ट के बाइंड करने से कि जो एंटागोनिस्ट होगा ये एगोनिस्ट वाली साइड को ऑक्यूपाई कर लेता है, ठीक हो गया। तो एंटागोनिस्ट की और इनवर्स एगोनिस्ट इन दोनों के पास एफिनिटी तो होती है, लेकिन जो एंटागोनिस्ट होते हैं इसके पास कोई मैक्सिमल एफिकेसी नहीं होती, 0% एफिकेसी। लेकिन ये क्या करते हैं, इनवर्स एगोनिस्ट एफिकेसी को और कम कर देते हैं। ओके। कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज है यू असेंबली फेवरेट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहले टर्मिनोलॉजी है जिसको बोलते हैं क्लियरेंस। ओके, क्लियरेंस होते क्या? क्लियरेंस फार्माकोकाइनेटिक का प्रिंसिपल होता है द रेट ऑफ एलिमिनेशन। ओके, द रेट ऑफ ड्रग एलिमिनेशन बाय द स्पेसिफिक ऑर्गन। तो जो क्लियरेंस होती है ये हमारी बॉडी की एबिलिटी है। पहली बात है हमारी बॉडी की है, ड्रग की एबिलिटी नहीं होती। जो एफिकेसी, इंट्रिंसिक एक्टिविटी, एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, पार्शियल एगोनिस्ट और इनवर्स एगोनिस्ट, ये सारी ड्रग की प्रॉपर्टी थी जिसको फार्माकोडायनामिक्स बोलते हैं। लेकिन जो ये वाली टर्मिनोलॉजीज है ये फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर आती है। इसके अंदर हमारी बॉडी ड्रग्स को कंट्रोल करती है। फॉर एग्जांपल क्लियरेंस के मतलब होता है कि द मेजर ऑफ बॉडी एबिलिटी टू एलिमिनेट ड्रग, कि हमारी बॉडी की वो एबिलिटी जिसके जरिए वो ड्रग को एलिमिनेट कर देती है, तो इसको क्लियरेंस बोलते हैं। तो क्लियरेंस असल में वो रेट होता है जिसकी वजह से कोई ऑर्गन या स्पेसिफिकली किडनी किसी ड्रग को रिमूव करती है फ्रॉम द ब्लड। द रेट एट विच द ऑर्गन एलिमिनेट ड्रग फ्रॉम द बॉडी और रिमूव ड्रग फ्रॉम द ब्लड इज कॉल्ड क्लियरेंस। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एक अपेरेंट वॉल्यूम होता है, वो वॉल्यूम जो किसी भी ड्रग को कंटेन करने के लिए इस्तेमाल होता है। असल में ये रेशियो होती है द अमाउंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी टू द प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन, और इसके यूनिट तकरीबन वॉल्यूम वाले होती है। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है? ये वो एक्सटेंट बताती है जिसके ज़रिए या जिसके तहत ड्रग हमारी पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, स्पेसिफिकली आउटसाइड द ब्लड कंपार्टमेंट। ओके, आउटसाइड द ब्लड कंपार्टमेंट। एक ड्रग ऐसी है जिसका नाम है क्विनाक्रीन। क्विनाक्रीन की वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है, 5000 लीटर्स होती है। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी टू द एक्चुअल प्लाज्मा कंसंट्रेशन इज कॉल्ड वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। जबकि क्लियरेंस में रेट ऑफ एलिमिनेशन ऑफ द ड्रग टू प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन। क्लियरेंस के यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम होते हैं। बायो अवेलेबिलिटी, अगेन ये फार्माकोकाइनेटिक प्रिंसिपल है। फार्माकोकाइनेटिक के अंदर बायो अवेलेबिलिटी का मतलब होता है कि आपने कितनी डोज दी है, यानी आपने कोई डोज दी है तो उसका कितना फ्रैक्शन है या कितना परसेंट है जो सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचा। द फ्रैक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटेड डोज दैट विच इज द सिस्टमिक सर्कुलेशन इज कॉल्ड बायो अवेलेबिलिटी।
द फ्रैक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटेड डोज दैट रीचेज द सिस्टमिक सर्कुलेशन। ओके, इंट्रावेनस के रूट के जरिए अगर आप ड्रग दोगे तो उसकी बायो अवेलेबिलिटी तकरीबन 100% होती है। अब नेक्स्ट चलते हैं स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट क्या होती है? ये वो स्टेट होती है जिसमें ड्रग की एलिमिनेशन इक्वल होती है ड्रग डिलीवरी इनटू सिस्टमिक सर्कुलेशन। ओके, यानी जितनी ड्रग सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर एंटर हो रही है उतनी ही वो सिस्टमिक सर्कुलेशन से लीव करके हमारी बॉडी से मूव हो रही है। ओके, तो इसको बोलते हैं ड्रग एलिमिनेशन। ओके, ड्रग एलिमिनेशन। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो ड्रग की एलिमिनेशन उसमें क्या फ़र्क होता है, ड्रग एलिमिनेशन और दूसरा इंपॉर्टेंट टर्म है, एक वर्ड होता है ड्रग डिस्पोजिशन। ड्रग डिस्पोजिशन के अंदर मेटाबॉलिज्म और एलिमिनेशन आ जाती है। बाकी एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एलिमिनेशन, इन चारों को मिला के फार्माकोकाइनेटिक बन जाता है। ओके, फार्माकोकाइनेटिक बन जाती है। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं थेरापेटिक इंडेक्स को। थेरापेटिक इंडेक्स ये भी एक इंपॉर्टेंट फार्माकोकाइनेटिक प्रिंसिपल है जो असल में रेशियो होती है टॉक्सिक डोज टू द थेरापेटिक डोज। टॉक्सिक डोज और थेरापेटिक डोज, इनकी रेशियो को हम थेरापेटिक इंडेक्स बोलते हैं। थेरापेटिक इंडेक्स की सिग्निफिकेंस ये है कि थेरापेटिक इंडेक्स ये ड्रग की सेफ्टी को मॉनिटर करने के लिए इस्तेमाल होता है। ओके, थेरापेटिक ड्रग्स टॉक्सिक डोज यानी LD50 ओवर ED50, लिथल डोज ओवर इफेक्टिव डोज कंसंट्रेशन, तो उसको थेरापेटिक इंडेक्स बोलते हैं। तो थेरापेटिक इंडेक्स सेफ्टी को मॉनिटर करने के लिए होता है। ओके, अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर अब्जॉर्प्शन किसी भी ड्रग की कुछ ज़्यादा जल्दी हो जाती है तो उसके प्लाज्मा के अंदर कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी। जितनी प्लाज्मा में कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी उतना उसकी एडवर्स इफेक्ट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे। ओके, अब ओके, तो इस तरह के हम ये चाहते हैं कि अगर कोई ड्रग प्लाज्मा में फ़ौरन ही अच्छी कंसंट्रेशन अचीव ना हो बल्कि आहिस्ता आहिस्ता सी प्लाज्मा में कंसंट्रेशन अचीव हो। प्लाज्मा की कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए आप जो डोज प्रोवाइड करते हो उस डोज को बोलते हैं मेंटेनेंस डोज, और वो डोज जिसके जरिए आप प्लाज्मा की कंसंट्रेशन को फ़ौरन ही अचीव कर लेते हो तो उसको बोलते हैं लोडिंग डोज। लोडिंग डोज और मेंटेनेंस डोज। लोडिंग डोज के फार्मूले के अंदर आपने VD और मेंटेनेंस डोज के फार्मूले के अंदर आपने क्लियरेंस को पुट करना है। क्लियरेंस इज इक्वल टू क्लियरेंस मल्टीप्लाई डिजार्ड प्लाज्मा कंसंट्रेशन ओवर बायो अवेलेबिलिटी। नेक्स्ट प्रिंसिपल है हाफ लाइफ। हाफ लाइफ ये वो टाइम है जिसके अंदर किसी भी ड्रग के प्लाज्मा कंसंट्रेशन या अमाउंट 50% से कम हो जाती है और तकरीबन 3 से लेकर 4 हाफ लाइफ के बाद जो ड्रग की स्टेडी स्टेट रीच हो जाती है। ओके, इसके बाद है ड्रग की पोटेंसी। पोटेंसी द रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ टू ड्रग। एक ड्रग की वो कंसंट्रेशन जो किसी गिवन मैक्सिमम इफेक्ट या गिवन स्पेसिफिक इफेक्ट प्रोड्यूस करती है और जो गिवन रिस्पॉन्स होता है तकरीबन E मैक्स का 50% होता है तो उसको पोटेंसी बोलते हैं। एबिलिटी क्या होती है, एफिनिटी क्या होती है, कंबाइन करना रिसेप्टर के साथ, और पोटेंसी क्या होती है, वो कंसंट्रेशन जो किसी रिसेप्टर पे बाइंड करने के बाद सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करें। इसके बाद है ड्रग एफिकेसी। एफिकेसी किसी भी ड्रग का मैक्सिमम इफेक्ट होता है। फॉर एग्जांपल प्रोपेनोलोल 100% हार्ट रेट को ब्लॉक करती है, दूसरी ड्रग 80% करती है, तो वो पार्शियल एगोनिस्ट होगा या फुल एगोनिस्ट होगा। ओके, एफिकेसी की बेस पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है जो ड्रग और चॉइस को सिलेक्ट करता है, वो पोटेंसी नहीं होता बल्कि ड्रग की एफिकेसी होता है। इसके बाद थेरापेटिक विंडो। थेरापेटिक विंडो होती क्या? थेरापेटिक विंडो क्या होती है? थेरापेटिक विंडो एक असल में एक रेंज होती है बिटवीन द मिनिमम थेरापेटिक कंसंट्रेशन एंड मिनिमम टॉक्सिक कंसंट्रेशन। ये हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम किसी भी ड्रग की एक्सेप्टेबल प्लाज्मा रेंज को डिटरमिन कर सके जब हम किसी की डोज बना रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे एक ड्रग है जिसका नाम है थियोफाइलिन, इसकी 8 से लेकर 20 मिलीग्राम होती है। ओके, यानी इसका जो बेनिफिशियल इफेक्ट है वो 8 पे मिल रहा है, टॉक्सिक इफेक्ट 20 मिलीग्राम पे मिल रहा है, तो इस सेफ रेंज हम कंस्ट्रक्ट कर देते हैं तो उसको बोलते हैं थेरापेटिक विंडो। कुछ ड्रग्स की थेरापेटिक विंडो काफ़ी नैरो होती है। फॉर एग्जांपल TCA है, ट्राइकार्बोक्सिलिक नहीं, ट्राइकार्बोक्सिलिक और ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट है, क्लोनिडीन है, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, अल्फा-2 एगोनिस्ट है, ग्लिपिज़ाइड है, ये इस्तेमाल होते हैं इंसुलिन डायबिटीज़ मेलाइटिस वाले केस के अंदर। ओके, अब यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा थेरापेटिक इंडेक्स। तो थेरापेटिक इंडेक्स क्या होती है? थेरापेटिक इंडेक्स क्या होता है? एक रेशियो होती है किसकी? एक होती है लीथल डोज और होती है इफेक्टिव डोज। ओके, तो एक थेरापेटिक इफेक्ट होता है एक डोज के ऊपर, एक टॉक्सिक इफेक्ट होता है। LD50 का मतलब मिनिमम कंसंट्रेशन जो 50% इफेक्ट प्रोड्यूस करती है, 50% टॉक्सिक इफेक्ट, तो उसको लीथल डोज, और जो तो थेरापेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी तो उसको बोलेंगे हम इफेक्टिव डोज। ओके, कुछ ड्रग का थेरापेटिक इंडेक्स काफ़ी ज़्यादा नैरो होता है और ड्रग का एक जैसे पेनिसिलिन का काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि पेनिसिलिन का क्या होता है, ब्रॉड होता है या कम होता है, और दूसरी तरफ वारफिन का काफ़ी कम होता है। ओके, पेनिसिलिन का काफ़ी ब्रॉड होता है। और फार्माकोकाइनेटिक और कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन को देख लेते हैं। फार्माकोकाइनेटिक में जो हमारी बॉडी ड्रग के साथ करती है तो उसको फार्माकोकाइनेटिक, और जो ड्रग हमारी बॉडी ड्रग के साथ जो करती है फार्माकोकाइनेटिक, और ड्रग हमारी बॉडी के साथ जो करती है
उसको बोलते हैं फार्माकोडायनेमिक। ड्रग टू द बॉडी, बॉडी टू द ड्रग। फार्माकोजीनोम जेनेटिक्स और फार्माकोजीनोमिक्स वैसे दोनों ही सिमिलर होती है, लेकिन यहाँ पे इसने दोनों को सेपरेट करके लिखा हुआ है। फार्माकोजीनोमिक्स के अंदर जो इंडिविजुअल का जेनेटिक मेकअप होता है, ठीक है दोस्त, वो तमाम जेनेटिक फैक्टर जो किसी ड्रग के रिस्पॉन्स को या ड्रग के मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करते हैं, तो उसको फार्माकोजेनेटिक या फार्माकोजीनोमिक बोलते हैं। इसके अलावा लास्ट में एक और वर्ड भी लिखा हुआ है, फार्माकोविजिलेंस। फार्माकोविजिलेंस ये वो साइंस है जो किसी भी ड्रग की डिटेक्शन, उसकी असेसमेंट और इसके एडवर्स इफेक्ट को समझने और इसको प्रिवेंट करने के लिए जो होती है स्टडीज़, इन सबको बोलते हैं फार्माकोविजिलेंस। वैसे इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद चलते हैं ड्रग का मेटाबॉलिज्म। जो ड्रग का मेटाबॉलिज्म होता है मेनली दो फेज़ में होता है, फेज़ 1 और दूसरा होता है फेज़ 2। फेज़ 1 रिएक्शन में आगे ऑक्सीडेशन भी आगे P450 डिपेंडेंट होती है, P450 इंडिपेंडेंट होती है। इंडिपेंडेंट के अंदर अमाइन ऑक्सीडेशन और डिहाइड्रोजनेशन आ जाती है, रिडक्शन आ सकती है, हाइड्रोलिसिस आ सकती है, ओके, साइक्लाइजेशन है और डीसाइक्लाइजेशन है, मिक्स फंक्शन पेरोक्सिडेज होती है जो कि फेज़ 1 रिएक्शन को कैटालाइज करवाते होते हैं, ओके। इसके अंदर जो CYP3A4, CYP3A5, CYP2D6 ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहती है कि जो 50% ड्रग का मेटाबॉलिज्म होता है वो CYP3A4 और 3A5 की वजह से हो जाता है। फेज़ 2 मेटाबॉलिज्म के अंदर ग्लूकुरोनाइलेशन है, एसिटाइलेशन है, ग्लूटाथायोन कॉन्जुगेशन है, ग्लाइसिन कॉन्जुगेशन है, सल्फेशन और मिथाइलेशन वगैरह देखने को मिलती है। जो कॉन्जुगेशन होती है ये जीनोबायोटिक के मेटाबॉलिज्म के अंदर नहीं होती, बाकी सब हो जाती है। ग्लूटाथायोन, एसिटाइलेशन है, मिथाइलेशन है, सल्फेट है, ग्लूकुरोनाइलेशन है। नेक्स्ट हेडिंग देख लेते हैं, वो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को गवर्न करते हैं, अफेक्ट करते हैं। पहला है लिपिड वाटर कोफिशिएंट ऑफ द ड्रग। अब जिसका लिपिड वाटर कोफिशिएंट ऑफ द ड्रग ज़्यादा होगा, मतलब वो ड्रग आगे सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकती है। सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकती है तो वो टिश्यू तक जा सकती है, उसका VD काफ़ी ज़्यादा होगा। इसके बाद है pKa वैल्यू ऑफ द ड्रग। अब pKa वैल्यू ऑफ द ड्रग ये किसी भी ड्रग के pH को अफेक्ट करती है। अब आपको पता है कि कुछ ड्रग्स ऐसी होती है जो वीक एसिड होती है और कुछ ड्रग होती है जो रिलेटिवली वीक बेस। वीक एसिड की अगर आपने एक्सक्रीशन करवानी है तो वीक एसिड की एक्सक्रीशन कराने के लिए आपने यूरिन को एल्कलाइज करना है, और वीक बेसिस की एक्सक्रीशन करवाने के लिए आपने यूरिन को एसिडिक बना देना है। तो ये बेसिक पैरामीटर होता है। डिग्री ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, अगर कोई भी ड्रग किसी प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड करेगी तो वो प्लाज्मा के अंदर रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी। प्लाज्मा के अंदर फॉर एग्जांपल ये प्लाज्मा और ये प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड कर लेगी तो वो प्लाज्मा को लीव नहीं कर सकती। जब वो प्लाज्मा को लीव नहीं कर सकती तो उसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी ज़्यादा कम होगा, ओके। इसके बाद नेक्स्ट फैक्टर है, आगे है डिग्री ऑफ द ब्लड फ्लो। जितना ज़्यादा टिश्यू की तरफ ब्लड फ्लो ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा हम कह सकते हैं इसका VD भी रिलेटिवली ज़्यादा होगा। एफिनिटी फॉर द डिफरेंट टिश्यू, अगर वो ड्रग किसी पेरिफेरल टिश्यू के अंदर बाइंड कर लेती है टिश्यू के प्रोटीन के साथ, तो उसकी प्लाज्मा के अंदर ड्रग कंसनट्रेशन काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी, लेकिन इसका VD काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। इतना ज़्यादा VD ज़्यादा हो जाएगा कि हमारी टोटल फिजिकल वॉल्यूम से भी VD ज़्यादा हो जाएगा। इसकी एग्जाम्पल है क्यूनैक्रीन। क्यूनैक्रीन इसका VD तकरीबन 50K होता है, तो मैंने बड़ी अजीब से स्पेलिंग लिख ली है। इसके बाद है फैट, यानी फैट लीन बॉडी मास रेशियो। अब ये फैट लीन बॉडी मास रेशियो किस तरह से अफेक्ट करती है ये आपने मुझे बताना है कमेंट सेक्शन के अंदर। कुछ डिजीज़ होती है फॉर एग्जांपल क्रॉनिक हार्ट फेलियर, यूरीमिया है, सिरोसिस है, इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हो जाती है, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी कम हो जाता है, ओके। प्रेगनेंसी के केस के अंदर आपने बताना प्रेगनेंसी में और फैट लीन बॉडी मास में, इन दो कंडीशन के अंदर VD के ऊपर क्या अफेक्ट होगा, ज़्यादा होगी या कम होगी, ओके। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स पढ़ लेते हैं। कहते हैं कि जो प्लाज्मा प्रोटीन की जो बाइंडिंग होती है बहुत सारी ड्रग के साथ होती है, बहुत सारी ड्रग एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड कर लेती है। फॉर एग्जांपल वारफेरिन क्लासिकल एग्जांपल है, सल्फोनामाइड भी एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड करती होती है। लेकिन ऐसी ड्रग जो किसी प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड करेगी तो वो सिर्फ वेस्कुलर कंपार्टमेंट तक ही रिस्ट्रिक्ट रहेगी, वो आगे प्लाज्मा को लीव नहीं कर पाएगी। जब वो प्लाज्मा को लीव नहीं करेगी तो उसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा, ओके। और जब कोई भी ड्रग किसी प्लाज्मा प्रोटीन को डिस्प्लेस करती है, निकल जाएगी, तो उसका प्लाज्मा में कंसनट्रेशन काफ़ी बढ़ जाएगी, ओके। कोई भी ड्रग अगर प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड करती है तो उसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी ज़्यादा कम होगा। और जो बाउंड ड्रग होती है वो फिजियोलॉजिकली एक्टिव नहीं होती, फार्माकोलॉजिकली एक्टिव नहीं होती, वो फार्माकोलॉजी के अंदर कोई पार्टिसिपेट नहीं करेगी, कोई फंक्शन नहीं करेगी, तो बाउंड फ्रैक्शन किसी काम की नहीं होती। अगर एल्ब्यूमिन का लेवल कम हो जाएगा, अगर एल्ब्यूमिन का लेवल कम हो गया, फॉर एग्जांपल नेफ्राइटिक सिंड्रोम, सिरोसिस वगैरह के केस में अगर लिवर प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा या यूरिन में लॉस हो रही है, ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस हो गया, तो इस केस के अंदर VD काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा और ड्रग की प्लाज्मा के अंदर कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। बाइंडिंग साइट्स आर नॉन स्पेसिफिक, तो बाइंडिंग साइट्स होती है नॉन स्पेसिफिक होती है, एक ड्रग दूसरी ड्रग के साथ कॉम्पीट कर सकती होती है। इसकी क्लासिकल एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ सल्फोनामाइड की। सल्फोनामाइड आपको
पता है कि किस कैटेगरी से बिलोंग करती है। सल्फोनामाइड एक एंटीबायोटिक्स होती है। जो सल्फोनामाइड होती है कहते हैं कि जो सल्फोनामाइड होती है ये एल्ब्यूमिन के साथ कम्पीट करती है। किसके लिए? वारफरिन और मिथोट्रिक्सेट के लिए। यानी ये एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड कर लेगी। जब एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड कर लेगी तो वारफरिन और मिथोट्रिक्सेट एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड नहीं कर पाएगा। इसी तरह ये बिलिरुबिन को भी डिस्प्लेस करवा देगी। अब बिलिरुबिन और वारफरिन और मिथोट्रिक्सेट डिस्प्लेस हो जाएगा तो इनके साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे। स्पेसिफिकली बिलिरुबिन डिस्प्लेस हो गया प्लाज्मा प्रोटीन से तो ये कार्डियक अरेस्ट करवा देगा न्यूनिएट के अंदर, स्पेसिफिकली थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी के अंदर। कुछ ड्रग्स ऐसी होती है जो प्रो ड्रग्स होती है। प्रो ड्रग ऐसी ड्रग होती है जो नॉर्मली एक्टिव नहीं होती, इनका कोई ना कोई मेटाबॉलिज्म होना होता है तभी जाके एक्टिव होती है, तो इनको प्रो ड्रग बोलते हैं। फॉर एग्जांपल एनालरेप्रिल। एनालरेप्रिल प्रो ड्रग है। एनालरेप्रिल किस कैटेगरी से बिलोंग करती है? कैप्टोप्रिल है, लिसिनोप्रिल है, बेंजोप्रिल है, ये एस इनहिबिटर है। तो इसका जो एक्टिव मेटाबोलाइट है उसका नाम है एनालरेप्रिलेट। दूसरा सल्फासैलाजिन है। सल्फासैलाजिन वन सेकेंड सल्फोनामाइड है। सल्फासैलाजिन इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज के अंदर, रेहेमेटॉइड आर्थराइटिस के अंदर इस्तेमाल होती है। इसका एक्टिव प्रोडक्ट होता है 5 अमाइनो सैलिसिलिक एसिड। फ्लोरोयूरेसिल ये एक इस्तेमाल होती है। एक होती है फ्लोरोसाइटोसिन जो कि एंटी फंगल है। फ्लोरोयूरेसिल आती है एंटी कैंसर वाले चैप्टर के अंदर। तो फ्लोरोयूरेसिल मोनोफॉस्फेट ये क्या होती है? इसका एक्टिव मेटाबोलाइट है। डिपिविफ्रिन है। इसका जो एक्टिव प्रोडक्ट है वो एपिनेफ्रिन है। ये सिम्पैथोमिमेटिक वाली कैटेगरी से बिलोंग करती है। इसके बाद प्रेडनिसोन है। ये ग्लूकोकॉर्टिकोइड है। इसका एक्टिव प्रोडक्ट प्रेडनिसोलोन होता है। लीवोडोपा पार्किंसन के अंदर देते हैं। इसका एक्टिव मेटाबोलाइट डोपामीन होता है। दूसरी प्रो ड्रग में एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग मिथाइल डोपा है। टर्फिनाडीन है। टर्फिनाडीन आपने कमेंट सेक्शन में बताना टर्फिनाडीन क्या है। ज़ेडोवर्डिन एंटी HIV ड्रग है। सिलेंडेक ये भी आपने मुझे बताना है कमेंट सेक्शन के अंदर। साइक्लोफॉस्फामाइड ये अल्काइलेटिंग एजेंट है। बिसैम्पेनिसिलिन ये भी पेनिसिलिन वगैरह कुछ कैटेगरी से बिलोंग करती है। फ्लोरोयूरेसिल मैरकैप्टोप्यूरिन है, ये बिलोंग करती है एंटी मेटाबोलाइट एंटी कैंसर है। टिक्लोपिडिन क्लोपिडेग्रिल ADP एंटागोनिस्ट होते हैं, एंटी प्लेटिलेट ड्रग होते हैं। अब हम देख लेते हैं ड्रग की काइनेटिक्स को। ड्रग के मेनली दो तरह के मेटाबॉलिज्म होते हैं। एक होती है जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, दूसरा होता है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। जीरो ऑर्डर काइनेटिक के अंदर क्लियरेंस हाफ लाइफ कांस्टेंट नहीं होती, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक के अंदर क्लियरेंस और हाफ लाइफ कांस्टेंट होती है। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक के अंदर जो ड्रग का इफेक्ट होता है, जो ड्रग का मेटाबॉलिज्म या एलिमिनेशन होती है वो ड्रग के कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंडेंट होती है। ओके, ड्रग की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंडेंट होती है। तो इस केस के अंदर हाफ लाइफ क्लियरेंस कांस्टेंट होती है। और आपको कहा था कि 3 से लेकर 4 हाफ लाइफ के बाद आपको प्लाज्मा के अंदर स्टेडी कंसंट्रेशन अचीव हो जाएगी। मेजॉरिटी ऑफ द ड्रग फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक से बिलोंग करती है, लेकिन कुछ ड्रग होती है जो जीरो ऑर्डर काइनेटिक से बिलोंग करती है। तो उसका मिमोनिक है 0 वाट पावर। 0 वाट पावर। W से बनेगा वारफरिन बनेगा, A से बनेगा एस्पिरिन, T से बनेगा टोलब्यूटामाइड, थियोफाइलिन, 0 वाट पावर। P से फेनेटोइन, उसके अलावा प्रोपाफिनोन भी बन जाएगा। ओके, अब यहाँ पे एक चीज़ लिखा हुआ है, क्वेश्चन लिखा हुआ है, अ फार्माकोलॉजिस्ट इज एग्जामिनिंग अ न्यू ड्रग विद पोटेंशियल एंटी साइकोटिक प्रॉपर्टी। आपको पता है कि एंटी साइकोटिक ड्रग 2 जनरेशन से बिलोंग करती है, फर्स्ट जनरेशन एंड सेकंड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन वाली D2 रिसेप्टर को बिलोंग करती है, सेकंड जनरेशन सेरोटोनिन रिसेप्टर को बिलोंग कर देती है। अब वो फार्माकोलॉजिस्ट एनालाइज करा था फार्माकोकाइनेटिक को, तो फार्माकोकाइनेटिक के अंदर उसे मिला कि वो जीरो ऑर्डर काइनेटिक है, जिसको सैचुरेशन काइनेटिक्स भी बोलते हैं, सैचुरेशन काइनेटिक्स भी बोलते हैं। ओके, तो आपको एक ग्राफ नजर आ रहा होगा। अब इसकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बता रहे हैं। इस जो जीरो ऑर्डर काइनेटिक के अंदर कॉन्स्टेंट अमाउंट ऑफ द ड्रग एलिमिनेट होती है, यानी ये वो कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होती, बल्कि हर गिवन टाइम के अंदर कॉन्स्टेंट अमाउंट ऑफ द ड्रग एलिमिनेट होगा। जबकि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक के अंदर कांस्टेंट फ्रैक्शन एलिमिनेट होता है। ठीक है, कांस्टेंट फ्रैक्शन ऑफ द ड्रग एलिमिनेट होता है। अब ऐसी ड्रग जो जीरो ऑर्डर काइनेटिक से हम जीरो ऑर्डर या फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक से एलिमिनेट होती है, तो उनका स्पेसिफिक ग्राफ होता है। जैसे जीरो ऑर्डर काइनेटिक में जो ड्रग की कंसंट्रेशन होती है वो लीनियरली फाल करती है। जैसे अगर आप ड्रग की कंसंट्रेशन देखो तो ये लीनियर फाल कर रही है, जबकि अगर आप फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक में देखो तो वो एक्सपोनेंशियल फाल करेगी, इस तरह से फाल करेगी एक्सपोनेंशियल। तो ग्राफ आप देख लो, एक्सपोनेंशियल आता है फर्स्ट ऑर्डर का और लीनियर ग्राफ आता है जीरो ऑर्डर काइनेटिक का। मेनली वैसे 3 होती है, एथेनॉल, फेनेटोइन और एस्पिरिन वगैरह जीरो ऑर्डर काइनेटिक के अंदर जो मेनली आती है, लेकिन इसके अलावा वारफरिन, टोलब्यूटामाइड, थियोफाइलिन ये भी इस कैटेगरी से बिलोंग कर लेती है। जीरो ऑर्डर काइनेटिक के अंदर अब फर्क बता रही है कि कांस्टेंट अमाउंट ऑफ ड्रग एलिमिनेट होती है, जबकि इसके अंदर कांस्टेंट फ्रैक्शन ऑफ द ड्रग एलिमिनेट होती है। रेट ऑफ एलिमिनेशन इंडिपेंडेंट होता है इसमें कंसंट्रेशन पे, लेकिन इसमें कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंडेंट होता है। अब इनकी कोई हाफ लाइफ और क्लियरेंस सेम नहीं होती, लेकिन इनकी हाफ लाइफ और क्लियरेंस कांस्टेंट होती है। बहुत सारी ड्रग यहाँ पे शो करती है, लेकिन इसके अंदर फेनेटोइन, एथेनॉल, सैलिसिलिक एसिड, वारफरिन, थियोफाइलिन वगैरह शो करती है। ओके, यानी जीरो ऑर्डर के अंदर एलिमिनेशन रेट, हाफ लाइफ, ये जो एलिमिनेशन रेट है वो कांस्टेंट है, लेकिन जो हाफ लाइफ और क्लियरेंस है ये कांस्टेंट नहीं होती। ओके, फर्स्ट ऑर्डर के अंदर हाफ लाइफ और क्लियरेंस कांस्टेंट होती है, लेकिन एलिमिनेशन रेट वेरिएबल होता है। कुछ ड्रग ऐसी है जो नॉर्मली फर्स्ट ऑर्डर को शो करती है, लेकिन हायर डोज नॉर्मली फर्स्ट ऑर्डर को शो करती है, लेकिन जैसे आप इनके डोज को बढ़ाते हो तो वो जीरो ऑर्डर को शो करना शुरू कर देती है। ट्रू जीरो ऑर्डर के अंदर आपने एग्जाम्पल पढ़ी थी, कौन कौन सी एग्जाम्पल थी? एथेनॉल था, इसका मिमोनिक है P, PEA, P।
तो पी से फेनिटोइन, ई से एथेनॉल, ए से एस्पिरिन। फेनिटोइन एंटी सीजर ड्रग है, सोडियम चैनल ब्लॉकर, इसके अलावा एंटी रिदमिक भी है, 1B कैटेगरी से बिलोंग करती है। अब जो सूडो है, सूडो में वारफरिन, टोलब्यूटामाइड और थियोफाइलिन वाला बिलोंग कर देती है। फेनिटोइन भी आ जाती है, यहाँ पे फेनिटोइन भी लिख दिया उन्होंने, चलो कोई बात नहीं। कुछ इंपॉर्टेंट यूएस असेंबली फेवरेट पॉइंट्स देख लेते हैं। फर्स्ट हाफ लाइफ के अंदर 50% ड्रग एलिमिनेट होगी। सेकंड हाफ लाइफ के अंदर 50 और प्लस 25 इतनी ड्रग एलिमिनेट होगी। फिर आपने क्या करना है, फिर आपने 12.5 ऐड कर देना, फिर आपने 6.5 ऐड कर देना, फिर आपने 3 ऐड कर देना। तो 4 से लेकर 5th हाफ लाइफ में तकरीबन 97% ड्रग एलिमिनेट हो जाती है। अब जो लोडिंग डोज है, लोडिंग डोज के अंदर जो फार्मूला था उसमें वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आता था। लोडिंग डोज ये वो डोज है जिसकी वजह से आप प्लाज्मा कंसंट्रेशन को फ़ौरन अचीव कर लोगे। मेंटेनेंस डोज जो प्लाज्मा कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए इस्तेमाल होती है। जो लोडिंग डोज के फार्मूले के अंदर वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जबकि मेंटेनेंस डोज के फार्मूले के अंदर ड्रग की क्लियरेंस और हाफ लाइफ आ जाती है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो एसिडिक ड्रग होती है, एसिडिक ड्रग्स होती है, अगर अल्कलाइन पीएच करेगी, अगर पीएच इनको अल्कलाइन करेगी तब वो आयोनाइज हो जाएगी। जब वो आयोनाइज हो जाएगी तो वापस रीअब्सॉर्ब नहीं हो पाएगी, सिक्रीट हो जाएगी। और बेसिक ड्रग आयोनाइज रहती है एसिडिक पीएच में। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपने एसिडिक ड्रग को निकालना है तो आपने यूरिन की पीएच को अल्कलाइन कर देना है, वाइस वर्सा। ओके, अगर ऐसी ड्रग जो अनआयोनाइज होती है वो लिपिड सॉल्युबल होती है, वो मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकती है, डिफ्यूजेबल होती है। लेकिन अनआयोनाइज ड्रग लिपिड सॉल्युबल नहीं होती, नॉन डिफ्यूजेबल होती है। जो आयोनाइज ड्रग है उनको एलिमिनेट कराने के लिए किडनी होता है। जो एसिडिक ड्रग्स होती है स्टोमक के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है, ठीक है। यानी वो एसिडिक मीडियम के अंदर अनआयोनाइज्ड होती है, और जो अनआयोनाइज्ड ड्रग होती है वो लिपिड सॉल्युबल होती है और कुछ डिफ्यूजेबल भी होती है। जो बेसिक ड्रग होती है वो एब्जॉर्ब होती है इंटेस्टाइन से, वो क्योंकि वहाँ पे पीएच रिलेटिवली बेसिक होती है, और बेसिक पीएच के अंदर ये ड्रग अनआयोनाइज्ड होगी, और जो अनआयोनाइज्ड होती है वो लिपिड सॉल्युबल होती है। ओके, जो आयोनाइज्ड ड्रग होती है वो प्लेसेंटा से पुअरली पास करती है। जो आयोनाइज्ड ड्रग होती है वो ब्लड ब्रेन बैरियर को भी क्रॉस नहीं कर पाती। जो आयोनाइज्ड ड्रग है वो रीनल ट्यूब्यूल को से पुअरली पास करती है। यानी इन शॉर्ट, जो अगर आप डिग्री की आयोनाइजेशन करते हो, जैसे अगर आप पीएच को अल्कलाइन कर देते हो तो फिर एसिडिक ड्रग आयोनाइज हो जाएगी, और एसिडिक ड्रग प्लेसेंटा को, ब्लड ब्रेन बैरियर को और किडनी के ट्यूब्यूल को क्रॉस नहीं कर सकती। इन शॉर्ट वो टेराटोजन नहीं हो सकती, ब्रेन को नुकसान नहीं पहुंचा सकती, और वो उसको हम सीक्रेट कर सकते हैं, इनकी सीक्रेशन बढ़ जाती है। अब यहाँ पे माइक्रोसोमल एंजाइम इंड्यूसर है, इसका मिमोनिक है ABCDE, आगे FG, ठीक है। ओके, बी से बनेगा बारबिचुरेट, सी से बनेगा कार्बामेज़ापिन और क्लोफाइब्रेट। कार्बामेज़ापिन बिलोंग करती है एंटी सीजर वाले ग्रुप से। DDT, फिर आएगा ई से एथेनॉल, एफ से फेनिटोइन और फिनोबार्बिटोन, एफ से ही प्राइमेडोन मिमोनिक को पूरा करने के लिए, और जी से ग्रीसोफिल्बिन हो जाएगा। ओके, इसके अलावा कुछ और ड्रग भी आती है, रिफेम्पिसिन है, रिटोनोविर है। रिफेम्पिसिन बिलोंग करती है एंटी ट्यूबरक्लोटिक वाले कैटेगरी से, रिटोनोविर बिलोंग करती है प्रोटीएस इनहिबिटर वाली कैटेगरी से। ओके, फिनोबार्बिटन, ये फिनोबार्बिटल का एक्टिव मेटाबोलाइट होता है। स्मोकिंग और क्रॉनिक अल्कोहल इंटेक, ये भी एंजाइम को इंड्यूस करती है। बाकी इसके इनहिबिटर कौन कौन से होते हैं, इसके इनहिबिटर के लिए हम कोई मिमोनिक बनाएंगे, लेकिन आप देख लो क्विनिलोन्स है जो कि फ्लोरोक्विनिलोन वाली कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। एरिथ्रोमाइसिन बिलोंग करती है मैक्रोलाइड से। क्यूनिडीन है, एंटी मलेरियल है। ग्रेप फ्रूट जूस किसी कैटेगरी से बिलोंग नहीं करता। सिमेटिडीन H2 ब्लॉकर है। एलोपिरिनोल एंटी गाउट ड्रग है। कीटोकोनोजोल एंटी फंगल है। ओमिपेराजोल प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है। सल्फोनामाइड एंटीबायोटिक है। मोनोमिन ऑक्सीडेज इनहिबिटर, ये बिलोंग करते हैं CNS वाली कैटेगरी से, पार्किंसन के अंदर इस्तेमाल होते हैं। ओके, अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट ड्रग्स की साइड इफेक्ट को देख लेते हैं डिफरेंट ऑर्गन में। जो मोस्ट नेफ्रोटॉक्सिक सेफलोस्पोरिन है उसका नाम है सेफलोटोरिन, और मोस्ट नेफ्रोटॉक्सिक अमाइनोग्लाइकोसाइड में जेंटामाइसिन आती है। लीस्ट नेफ्रोटॉक्सिक एंटी ट्यूबरकुलर आती है रिफेम्पिसिन। रिफेम्पिसिन लीस्ट नेफ्रोटॉक्सिक है। बाकी जो टोब्रामाइसिन है अमाइनोग्लाइकोसाइड से बिलोंग करती है, और वो कौन सी टेट्रासाइक्लिन है जो रीनल फेल्योर में भी दे सकती है, तो वो टॉक्सीसाइक्लिन होती है। कुछ ऐसी ड्रग होती है जिसने हेपेटाइटिस करवा देना है। फॉर एग्जाम्पल इसका मिमोनिक होगा हराम, HARM, HARR, या हरम वगैरह भी कह सकते हैं। H से बनेगा हेलोथीन। हेलोथीन ये किस कैटेगरी से बिलोंग करती है, हेलोथीन आती है जनरल एनेस्थेटिक वाले से। A से बनेगा एंटी कन्वल्सेंट। R से बनेगा रिफेम्पिसिन, आइसोनियाज़ाइड, पिराजिनामाइड, ये एंटी ट्यूबरकुलोटिक ड्रग है, इसका मिमोनिक होगा रिप। M से मोनोमिन ऑक्सीडेज इनहिबिटर पार्किंसन के अंदर, और मिथाइल डोपा ये किसके अंदर आता है, लीवर डोपा आता है पार्किंसन के अंदर। मिथाइल डोपा आता है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, कुछ इंट्राहिपैटिक कोलेस्टेसिस करवा देती है। फॉर एग्जांपल फिनोथायाजीन है, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट है, एनसेड होते हैं, एरिथ्रोमाइसिन होती है, ये करवा देती है इंट्राहिपैटिक कोलेस्टेसिस। अब इनको वेरीफाई भी कर लेते हैं रिस्पेक्टिव टॉपिक से। अगर मैं किताब खोलता हूँ फिनोथायाजीन वाले टॉपिक में से,
तो फिनोथायोजिन वाले में से फिनोथायोजिन बिलोंग करते हैं एंटीसाइकोटिक वाले चैप्टर में से, एंटीसाइकोटिक ग्रुप से बिलोंग करते हैं। फिनोथायोजिन के अंदर मजीद आ जाते हैं तकरीबन हम कह सकते हैं पिपरेडिन आ सकता है, फ्लूफेनाजिन आ जाते हैं। ओके, ये कैटेगरी से बिलोंग कर देते हैं। इसके बाद एरिथ्रोमाइसिन ये किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं? मैक्रोलाइड से बिलोंग करती है। कार्बेनिसिलिन, पेनिसिलिन, सल्फोनामाइड एंटीबायोटिक वाला कैटेगरी से है। कुछ हेपाटोटॉक्सिन होती है, अब इसको छोड़े आप। कुछ ड्रग होती है जो कि कार्डियोटॉक्सिक होती है। कार्डियोटॉक्सिक के अंदर डोक्सोराबिन है, तो इसका निमोनिक होगा HADEVD। ओके, अब इसके बाद लो सेफ्टी मार्जिन है, एज चेंजेस हैं ड्रग। तो ये वाला इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन अगर इंपॉर्टेंट होगा तो मैं मिमोनिक से बता दूंगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है एज चेंजेस रिलेटेड इन बॉडी विच अफेक्ट ड्रग एक्शन, के एज जैसे जैसे बढ़ती है तो हमारी बॉडी का फैट बढ़ जाता है, और बॉडी के फैट बढ़ने की वजह से वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी बढ़ जाती है। तो उसका जवाब वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ जाना। जैसे जैसे बॉडी बढ़ जाती है यानी एजिंग होती है तो टोटल बॉडी वाटर कम हो जाता है, लीन बॉडी मास भी कम हो जाता है, पैरा रिसेप्टर की सेंसिटिविटी भी कम हो जाती है, रीनल फंक्शन भी कम हो जाता है, सीरम एल्ब्यूमिन भी कम हो जाएगा, हेपैटिक ब्लड फ्लो भी कम हो जाएगा। तो ये सारी चेंजेस होती है जो किसी ड्रग की एक्शन को मॉडिफाई कर देती है एजिंग से। कुछ ऐसी ड्रग होती है जिनका लो सेफ्टी मार्जिन होता है। फॉर एग्जांपल इसका मिमोनिक होगा डाल्ट। ओके, तो डाइजॉक्सिन है, एंटी कन्वल्सेंट है, एंटी रिथमिक है, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट है, लिथियम है, अमाइनोग्लाइकोसाइड है, जिनका लो सेफ्टी मार्जिन होता है। लो सेफ्टी मार्जिन का मतलब क्या होगा? इनका थेरापेटिक इंडेक्स हाई होगा, लो होगा, ये आपने बताना है कमेंट सेक्शन के अंदर। कुछ ऐसी ड्रग होती है जो पल्मोनरी फिब्रोसिस करवा देती है, बुसल्फीन और बिलियोमाइसिन। बुसल्फीन है, बुसल्फीन किस कैटेगरी से बिलोंग करती है? ये जो पहली जो 3 ड्रग है वो एंटी कैंसर है, नाइट्रोफुरंटाइन यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर इस्तेमाल करते हैं एंटीसेप्टिक के तौर पर, सल्फासालाजिन इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ के अंदर, प्रोक्टेलोलोल ये आपने बताना है, इमिल्ट्रियोन ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी एरिथमिक ड्रग है। कुछ ऐसी ड्रग है जो कार्डियोटॉक्सिक होती है, इसमें डॉक्सोरोबाइसिन है, डरोनोबाइसिन है, ओके, विनक्रिस्टिन है, ये एंटी कैंसर ड्रग है, हैलोथेन ये जनरल एनेस्थेटिक वाले में, और अल्कोहल ये ड्रग वैसे कह नहीं सकते। जो कार्बन टेट्राक्लोराइड टेट्रासाइक्लिन हेपाटोटॉक्सिक होता है, पैरासीटामोल ये भी हेपाटोटॉक्सिक होता है, अल्फा टॉक्सिन लिखा हुआ है ये भी हेपाटोटॉक्सिक होता है, मिथोट्रिक्सेट जो कि डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को ब्लॉक कर देती है ये भी टॉक्सिक होती है। तो तकरीबन इस वीडियो के अंदर हमने पूरी जनरल फार्माकोलॉजी के नोट्स को रिवाइज कर लिया है और इसके इंपॉर्टेंट चीज़ों को देख लिया है। तो अगर आप ये वीडियो देख लोगे तो आपका काफ़ी अच्छे से फार्माकोलॉजी कवर हो जाएगी, जनरल फार्माकोलॉजी